आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ वायरस कल्टीवेशन। तो वायरस को कैसे कल्टीवेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस आर दी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, इन 3 वर्ड्स का क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चल जाता है कि वायरसेस क्या होते हैं। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, जिनको सर्वाइव करने के लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, बट जैसे ही ये कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन के अंदर आए, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आए, तो ये उसके होस्ट मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं एंड अपने आप को वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वायरसेस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ खुद कर पाएँ। तो इसीलिए उनको एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो इसीलिए वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोला जाता है। सो दे डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है इसके नोट्स मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर देती हूँ, तो वो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दे कैन नॉट बी ग्रोन इन नॉन लिविंग कल्चर मीडिया। इनको नॉन लिविंग कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कराया जा सकता और ना ही इनको अगार प्लेट्स पे ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। दे मस्ट रिक्वायर लिविंग सेल्स टू सपोर्ट देयर रेप्लिकेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, इनको लिविंग सेल्स की ही ज़रूरत पड़ती है अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो इनको आप कोई भी नॉन लिविंग कल्चर मीडिया या अगार प्लेट्स पे आप इनको अकेले ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है। ये तो हो गया वायरस के बारे में बेसिक डेफिनेशन कि वायरसेस क्या होते हैं। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ वायरस कल्टीवेशन। अब हम वायरस कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं वायरस कल्टीवेशन। तो टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द वायरसेस इन अ क्लिनिकल सैंपल। क्लिनिकल सैंपल्स के अंदर कुछ वायरसेस प्रेजेंट है, पता कराना है कि कैसे हैं, तो वहाँ से आइसोलेट करा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। टू डू रिसर्च ऑन वायरस स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक्स एंड इफेक्ट्स ऑन दी होस्ट सेल, के होस्ट सेल पे वायरस का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उस वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रेप्लिकेट कर रहा है वो, ये सब चीज़ों की जानकारी के लिए। टू प्रिपेयर वायरसेस फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन भी आपको इतना पता होगा कि वायरस से ही बनती है ना। तो ये सब पर्पस है वायरस को कल्टीवेट करने के। अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि वायरस को आखिरकार कल्टीवेट किया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ एनिमल इनोकुलेशन, सेकंड इज़ इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स एंड थर्ड इज़ सेल कल्चर। तो ये 3 मेथड्स हैं, तीनों का अलग-अलग अपना एक मेन फंक्शन है, ठीक है। एंड 3 मेथड्स के थ्रू हम वायरस की कल्टीवेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सा वायरस हमने कल्टीवेट करवाना है। तो वायरस की क्या वायरस हमें चाहिए, किस तरह का चाहिए, उस पे डिपेंड करता है कि क्या मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट मेथड दैट इज़ एनिमल इनोकुलेशन। अब वो जो वायरसेस जिनको एम्ब्रियोनेटेड एग के मेथड से या फिर टिश्यू कल्चर के मेथड से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम एनिमल्स यूज़ करते हैं। लेबॉर्ट्री एनिमल्स, जो लैब एनिमल्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। किन वायरसेस के लिए, जिनको हम एम्ब्रियोनेटेड एग एंड टिश्यू कल्चर में कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन कौन से लेबॉर्ट्री एनिमल्स हम यूज़ कर सकते हैं के लिए, तो हम माइस यूज़ कर सकते हैं, गिनी पिग यूज़ कर सकते हैं, हैमस्टर, रैबिट्स एंड प्राइमेट्स आर यूज्ड। सो बेसिकली दीज आर दी लैब एनिमल्स जिनको टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। द सेलेक्टेड एनिमल्स शुड बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो हमारे एनिमल्स होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए एंड कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, उनको डिजीज़ फ्री होने चाहिए। Suckling mice less than 48 hours old are most commonly used. So mainly mice का ही यूज़ करा जाता है। Suckling mice का मतलब होता है कि जो छोटा मतलब माइस देखा होगा आपने, छोटे छोटे जो माइस होते हैं उनको suckling mice बोलते हैं। Suckling mice are susceptible to टोगा वायरस एंड कॉक्सेकी वायरस विच आर इनोकुलेटेड बाय इंट्रासेरेब्रल एंड इंट्रानेजल रूट। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर। इंट्रासेरेब्रल हो सकता है, इंट्रानेजल हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल हो सकता है, सबक्यूटेनियस रूट हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं वायरस इनोकुलेट करने के एनिमल्स के अंदर। जब इनोकुलेशन हो जाएगी तो वायरस क्या करेगा,
अब क्यों वो लिविंग होस्ट के अंदर आ गया, तो अब वहाँ क्या करेगा वो, मल्टीप्लाई करेगा एंड डिज़ीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। वायरस को जैसे ही लिविंग सेल्स मिलता है, होस्ट मशीनरी को अपने कब्जे में करके वो मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है एंड वायरस क्या करेगा, डिजीज़ ही डेवलप करेगा। द एनिमल्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड डेथ, ठीक है। एंड देन द वायरस इज़ आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दिस एनिमल्स। फिर जब एनिमल के अंदर वो पूरा डिजीज़ हो जाएगा, सिम्टम्स दिखने लगेंगे, फिर उस वायरस को आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे टिश्यू से एंड देन स्टडी करेंगे, जिसके लिए भी इनोकुलेट करवाया था, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जो कि है इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो जो गुड पास्चर है 1931 में, ही वाज द फर्स्ट वन दैट यूज्ड द एम्ब्रियोनेटेड हेंस एग फॉर द कल्टीवेशन फॉर द वायरस। एंड द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वायरस इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग विच इज यूज, ठीक है। तो जो वायरस के कल्टीवेशन का प्रोसेस है एम्ब्रियोनेटेड एग्स पे, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का एग हम यूज़ कर रहे हैं। Viruses are inoculated into चिक एम्ब्रियो ऑफ जस्ट 7 to 12 days ओल्ड। तो वायरस को हम किस में इनोकुलेट करते हैं, चिक एम्ब्रियो में करते हैं, जो कि 7 to 12 days का होगा, ठीक है। एंड इनोकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग की प्रिपरेशन करनी है कल्टीवेशन के लिए, है ना। सबसे पहले क्योंकि हमने एग के अंदर वायरस को कल्टीवेट करना है, तो एग को हम प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी एग का जो शेल सरफेस होगा, मतलब जो आउटर शेल होता है एग का, उसको सबसे पहले हम डिसइंफेक्ट करेंगे, किससे, आयोडीन से, एंड पेनिट्रेट करेंगे उसको विद स्मॉल स्टेराइल ड्रिल। क्योंकि हमने अब एग के अंदर वायरस को कल्टीवेट करना है, तो सबसे पहले हम उसके शेल को अच्छे से डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद एक स्टेराइल ड्रिल लेके थोड़ा सा हम एक होल क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमने पेनिट्रेट करना है स्टेराइल ड्रिल को, जिससे एग का शेल टूटे भी ना और वायरस कल्टीवेट हो जाए, ठीक है। Now, after inoculation, the opening is sealed with gelation or paraffin and incubated at 36 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 days। अब जो हमने ड्रिल से एक होल क्रिएट किया था, वो जो ओपनिंग थी उसको सील करना पड़ेगा, है ना। जब इनोकुलेशन कर दिया वायरस को, फिर उस ओपनिंग को सील कर देंगे। पैराफिन यूज़ कर सकते हो, जलेशन यूज़ कर सकते हो, एंड 36 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 दिन के लिए उसको इंक्यूबेट करना है एग को, ठीक है। अब इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, द एग इज़ ब्रोकन एंड वायरस इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द एग, ठीक है। जब फिर कुछ दिन हम जब रहने देंगे इंक्यूबेशन के बाद, तो एग के अंदर वायरस की अब क्या होगी रेप्लिकेशन वायरस की स्टार्ट हो गई होगी। तो वायरस ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब एग को तोड़ेंगे एंड जो वायरस है उसको आइसोलेट कर देंगे टिश्यू ऑफ द एग। And the viral growth and multiplication in the egg embryo is indicated by the death of the embryo by embryo cell damage or by the formation of typical lesions on the egg membranes। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि वायरस की अब ग्रोथ हो चुकी है या वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। तो हमने जो हमने एग लिया था, वो हमने एम्ब्रियो वाला लिया था, है ना। तो अगर एम्ब्रियो की डेथ हो गई होगी, इसका मतलब वायरस की कल्टीवेशन या ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आपको एम्ब्रियो के सेल में डैमेज दिखता है या फिर आपको कुछ लेजेंड्स देखने को मिलेंगे एग मेम्ब्रेन्स पे, ये सब के सब साइंस होते हैं वायरल ग्रोथ एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वायरस कैन बी कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एग लाइक कोरियोलंटोइक मेम्ब्रेन, एलेंटोइक कैविटी, एमनियोटिक सैक एंड योक सैक। अब वायरस को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एग के कल्टीवेट करवा सकते हो, ये 4 पार्ट्स हैं एंड आप इनमें कल्टीवेट करवा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा वायरस आपको ग्रो करवाना है, कौन से वायरस आपको चाहिए, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन, CAM। इनोकुलेशन इज़ मेनली फॉर ग्रोइंग पॉक्स वायरस। तो अगर आपको पॉक्स वायरस चाहिए तो आप CAM यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन विजिबल लीजन्स कॉल्ड पॉक्स आर ऑब्जर्व्ड विच इज़ ग्रे वाइट एरिया इन द ट्रांसपेरेंट कैम। तो पॉक्स वायरस चाहिए तो पॉक्स वायरस को आप क्या कर लो, इनोकुलेट कर लो, उसको इंक्यूबेट कर लो, फिर वायरस क्या कर जाएगा, प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। बस अब यहाँ पे है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जब हमने ग्रो करवाया तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वायरस ग्रो कर रहा है, बस इतना ही है। प्रोसेस पूरा सेम रहने वाला है, बस आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि स्पेसिफिक जो पार्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड जब वहाँ पे वायरस की ग्रोथ एंड एप्लीकेशन होगी तो आपको क्या क्या चेंजेस, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो अगर आपने CAM में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको पॉक्स वायरस चाहिए तो आप CAM यूज़ करो। इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन के बाद आपको विजिबल लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, जिनको पॉक्स बोलते हैं, जो ग्रे वाइट एरिया आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंट कैम में। ये पीस सिम्प्लेक्स वायरस इज़ ऑल्सो ग्रोन
एंड दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर प्लेग स्टडीज़। तो प्लेग स्टडीज़ के लिए सबसे परफेक्ट जो सूटेबल मेथड है वो ये वाला है, ठीक है। Next is allantoic cavity. Allantoic cavity inoculation is mainly done for the production of vaccine of influenza virus, yellow fever and rabies. तो यहाँ पे वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए हम allantoic cavity यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, येलो फीवर एंड रेबीज़ के लिए। एंड मोस्ट वायरसेस कैन बी आइसोलेटेड यूजिंग दिस मेथड। तो अगर इवन वायरसेस को आइसोलेट करना है तो allantoic cavity मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। Next is amniotic sac, and inoculation is mainly done for the primary isolation of influenza virus and the mumps virus. And growth and replication of virus in egg embryo can be detected by hemagglutination assay. तो amniotic sac वाला जो मेथड है इसमें वायरस की रेप्लिकेशन हुई है, उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं, ये आप किससे चेक कर सकते हो? हेमोग्लूटिनेशन assay से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज yolk sac inoculation, simplest method for the growth and multiplication of virus, ठीक है। And it is inoculated for the cultivation of some viruses and some bacteria, क्लाइमीडिया, रिकेट्सिया, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ वायरसेस की कल्टिवेशन के लिए हम yolk sac inoculation यूज़ करते हैं, एंड उसमें भी क्लाइमीडिया, रिकेट्सिया, ये सब जो बैक्टीरिया हैं इनकी कल्टिवेशन के लिए हम इनको इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेथड इज़ सेल कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, 3 तरह के टिश्यू कल्चर होते हैं, ऑर्गन, एक्सप्लांट एंड सेल कल्चर, ठीक है। ऑर्गन कल्चर आर मेनली डन फॉर द हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। एग्जाम्पल ट्रैकियल रिंग कल्चर इज डन फॉर द आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। सर्टेन ऑर्गन से स्पेसिफिक पैरासाइट्स को देखने के लिए हम ऑर्गन कल्चर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, अगर हमने कोरोना वायरस की आइसोलेशन करनी है तो जो ट्रैकियल रिंग कल्चर उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लांट कल्चर विच इज़ रेयरली डन, ठीक है। अगर हम वायरस की कल्टिवेशन के उसमें रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक्सप्लांट कल्चर को रेयरली ही किया जाता है। सेल कल्चर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ वायरस, एंड cells are grown in vitro on glass or the treated plastic surface in a suitable growth medium. ये तो हमें पता है कि जो टिश्यू कल्चर होता है या सेल कल्चर होता है इसमें हम सेल्स को या टिश्यूज़ को हम ग्रो करवाते हैं इन विट्रो, ठीक है, मतलब आउटसाइड द बॉडी लैब इन्वायरमेंट में इन दी स्पेसिफिक सूटेबल ग्रोथ मीडियम के अंदर। तो हाउ इट इज़ डन, तो हम ग्रोथ मीडियम लेंगे एंड उसमें हम हमारा जो भी होस्ट टिश्यू होगा या सेल होगा उसको इनोकुलेट करेंगे। ग्रोथ मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल कल्चर में, क्योंकि ग्रोथ मीडियम से ही सेल को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी जिससे आगे वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ग्रोथ मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कंटेनिंग 13 अमाइनो एसिड्स, शुगर, प्रोटीन, सॉल्ट, calf serum, buffer, antibiotics and phenol red, ठीक है। On incubation the cell divide and spread out on the glass surface to form a confluent monolayer. तो फिर जब हम इंक्यूबेशन करेंगे तो जो भी सेल होगा वो डिवाइड करेंगे आगे, क्योंकि परफेक्ट ग्रोथ मीडियम होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, अपनी फर्दर ग्रोथ करते जाएंगे। तो सेल्स डिवाइड करेंगे मतलब सेल की ग्रोथ होगी, स्प्रेड आउट होंगे ग्लास सरफेस पे जिस पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक कॉन्फ्लुएंट मोनोलेयर बनेगी जिसको आप बाद में फर्दर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। So these all were the method, or you can say techniques, which are used for the virus cultivation. So that's it for today's video. And ये जो notes होंगे ये मैं shorts में upload करूँगी, तो इसका link मैं description में दे दूँगी, so you can check it out there. So that's it for today's video. I hope you like this video and please subscribe to my channel and thank you so much for watching.